गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम शुरुआत करने वाले हैं 11th क्लास के बेसिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे भौतिक जगत। भौतिक जगत ये हमारे 11th चैप्टर का बेसिक चैप्टर है या पहला चैप्टर अपन इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो हम भौतिक जगत स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन को भौतिक विज्ञान पढ़ने से पहले हमको विज्ञान के बारे में जानना है कि विज्ञान क्या है। तो अगर हम बात करें विज्ञान की तो बेसिक सी हम लिख रहे हैं विज्ञान। किसकी बात कर रहे हैं? विज्ञान, जिसको अपन कहते हैं साइंस। साइंस विज्ञान शब्द को अगर हम देखें तो विज्ञान का सामान्य से अर्थ होता है वी यानी कि विशेष, यानी कि विशेष, या हम इसको कह सकते हैं विशिष्ट। क्या कह सकते हैं? विशिष्ट। और अगर हम ज्ञान की बात करें तो ज्ञान शब्द का मतलब है जानकारी। क्या मतलब है? जानकारी। तो सामान्य से अगर हम विज्ञान की बात करें तो किसी भी विषय वस्तु के बारे में कोई भी विशेष जानकारी प्राप्त करना हमारे पास क्या कहलाता है? विज्ञान। क्या कहलाता है? विज्ञान। जैसे अगर हम कोई सी भी विषय वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करें, सिंपल सी, अगर हम चाय बनाते हैं तो चाय बनाने के लिए भी हमारा एक निश्चित प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? विज्ञान। क्या बोलते हैं? विज्ञान। अब अगर हम बात करें विज्ञान, विज्ञान को अंग्रेजी में अपन कहते हैं साइंस। विज्ञान को अपन क्या कहते हैं? साइंस। साइंस जो है ये एक्चुअली कौन सी भाषा का शब्द है? लेटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? लेटिन भाषा। लेटिन भाषा का एक शब्द है साइंसिया। साइंसिया। तो साइंस लेटिन भाषा के शब्द साइंसिया से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ है टू नो, यानी कि हम इसको कह सकते हैं जानना। तो सामान्य से देखें, अगर कोई पूछे कि साइंस कौन सी भाषा का शब्द है, तो साइंस लेटिन भाषा का एक शब्द है साइंसिया, जिससे क्या बना है? साइंस। और इसका अर्थ होता है टू नो, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं जानना। अगर हम इसको सामान्य से जानकारी की बात करें तो साइंस का सामान्य अर्थ हो गया किसी भी विषय वस्तु के बारे में कोई भी विशेष जानकारी प्राप्त करना हमारे पास क्या कहलाता है? विज्ञान। क्या कहलाता है? विज्ञान। अब देखो, अगर हम इसकी दूसरी परिभाषा की बात करें तो विज्ञान की परिभाषा की बात करें तो विज्ञान की परिभाषा है प्रकृति के क्रमबद्ध, प्रकृति के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यानी कि विज्ञान की सामान्य सी परिभाषा है प्रकृति के सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन को क्या कहते हैं? विज्ञान। जैसे अगर हम समझें, यहाँ पे दो शब्द हैं, एक है क्रम यानी कि सीक्वेंस और एक है व्यवस्था यानी कि मैनेजमेंट। दोनों का मतलब क्या है? जैसे अगर हम बात करें, अगर हम किसी छोटे बच्चे को पढ़ने भेजते हैं तो सबसे पहले हम उसको नर्सरी क्लास, नर्सरी के बाद LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये इसका क्रम है। ये इसका क्या है? क्रम। और अगर हम व्यवस्था की बात करें तो अलग अलग विद्यालयों में पढ़ाने की व्यवस्था अलग अलग है। जैसे प्रेयर में बच्चे लड़के अलग लड़कियां अलग बैठते हैं, इसके अलावा क्लास में बैठेंगे, रोल नंबर से, तो ये सारी स्कूल की व्यवस्थाएं हैं। सेम टू सेम ऐसे ये प्रकृति में किसी भी वस्तु का क्रम से और व्यवस्था से जो भी अध्ययन किया जाता है, एक्चुअली उसको हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें तो देखो, बात कर रहे हैं अपन अब विज्ञान की मुख्यतः निम्न शाखाएं हैं। विज्ञान को हम निम्न भागों में बांटते हैं कि 10 तक हम विज्ञान को एक ही जगह पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही 11th में आते हैं तो हम विज्ञान को प्रमुख शाखाओं में बांटते हैं। जैसे विज्ञान की अगर हम बात करें, विज्ञान, तो विज्ञान को हम बांटते हैं एक्चुअली, एक इसका पार्ट होता है, देखो विज्ञान का एक हिस्सा होता है भौतिक विज्ञान। क्या होता है? भौतिक विज्ञान, जिसको हम क्या कहते हैं? फिजिक्स। क्या कहते हैं? फिजिक्स।
दूसरा इसका जो पार्ट है उसको अपन बोलते हैं रसायन विज्ञान। क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान, यानी कि इसको अपन बोलते हैं केमिस्ट्री। और तीसरी जो हमारे पास शाखा है उसको अपन कहते हैं जीव विज्ञान। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान, जिसको कहते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी। और इसी का एक पार्ट होता है गणित। क्या होता है? गणित, जिसको अपन कहते हैं मैथ्स या मैथमेटिक्स। और मैथ्स के बारे में एक स्टेटमेंट दिया गया है कि मैथ को विज्ञान की रानी, क्वीन ऑफ साइंस कहा जाता है। किसको? मैथमेटिक्स को। तो ये हमारे पास विज्ञान के मुख्य भाग है। इनमें से हमको जो स्टडी करनी है वो आज किसकी करनी है? भौतिक विज्ञान की। तो हमको क्या पढ़ना है? भौतिक विज्ञान। तो देखिए, सबसे पहले अपन लिख रहे हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, तो इसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फिजिक्स। फिजिक्स। अगर हम भौतिक विज्ञान की बात करें तो ये जो फिजिक्स शब्द है एक्चुअली ये कौन सी भाषा का है? जैसे विज्ञान शब्द लैटिन भाषा के साइंसिया से बना है, ऐसे ही ये फिजिक्स जो है ये ग्रीक भाषा, कौन सी भाषा? ग्रीक। ग्रीक भाषा का एक शब्द है फ्यूसिस। कौन सा शब्द है? फ्यूसिस। तो यानी कि जो फिजिक्स है वो एक्चुअली ग्रीक भाषा के एक शब्द फ्यूसिस से मिलके बना है, जिसका मतलब होता है नेचर। क्या होता है? नेचर। इट मीन्स हम इसको क्या कह सकते हैं हिंदी में? प्रकृति। क्या कह सकते हैं? प्रकृति। तो देखो, विज्ञान का मतलब तो हमने निकाला जानना, और फिजिक्स का सामान्य अर्थ अगर हम देखें तो फिजिक्स ग्रीक भाषा का एक शब्द है, किससे मिलके बना है? फ्यूसिस से, जिसका अर्थ होता है नेचर यानी कि प्रकृति। तो अगर हम भौतिक विज्ञान की एक सामान्य सी परिभाषा की बात करें तो इसकी सिंपल सी परिभाषा है प्रकृति, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जो प्रकृति एवं प्रकृति में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। उसे अपन कहते हैं भौतिक विज्ञान। क्या कहा अपन ने? कि प्रकृति तथा प्रकृति में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को हम एक्चुअली क्या नाम देते हैं? उस शाखा को हम नाम देते हैं भौतिक विज्ञान। अच्छा, जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें अगर हम एग्जाम्पल लिखें तो इसका एग्जाम्पल है जैसे वर्षा का होना। वर्षा का होना। दूसरी घटना है भूकंप का आना। भूकंप का आना। इसके अलावा अगर हम बात करें तूफानों का आना। तूफान का आना। सूर्य उगना व छिपना, ये सारी प्राकृतिक घटनाएं। प्राकृतिक घटनाएं क्या होती है? वे घटनाएं जिन पर मानव का कोई नियंत्रण या कंट्रोल नहीं होता, उन सभी घटनाओं को अपन क्या कहते हैं? प्राकृतिक घटनाएं। तो सिंपल सी अपन ने बात करी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रकृति और प्रकृति में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान। और अगर हम प्राकृतिक घटनाओं के एग्जाम्पलों की बात करें तो जैसे वर्षा का होना, भूकंप का आना, तूफानों का आना, ये आदि प्राकृतिक घटनाओं के क्या है हमारे पास? एग्जाम्पल्स है। अब देखो, इसकी नेक्स्ट परिभाषा पढ़ने से पहले हमको एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़नी है। भौतिक वस्तुएं। क्या देखनी? भौतिक वस्तुएं, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। किसकी बात कर रहे हैं? फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की। तो देखिए, वे वस्तुएं जिनको हम आसानी से देख सकें या छू सकें, उन सभी वस्तुओं को अपन कहते हैं भौतिक वस्तुएं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये पेन है, तो ये पेन जो है एक्चुअली इसको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, तो ये कैसी वस्तु हो गई? भौतिक वस्तु। जैसे पेन, ठीक है, कोई बॉल, मनुष्य, तो जितनी भी वस्तुएं जिनको हम देख सके, छू सके, वो सारी वस्तुएं क्या कहलाती है? हमारे पास भौतिक वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है। अब इन भौतिक वस्तुओं से संबंधित एक और डेफिनेशन आती है, वो है भौतिक राशियां। भौतिक राशियां, वैसे तो हम इस भौतिक राशि के चैप्टर को अलग से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको भौतिक विज्ञान की परिभाषा लिखनी है।
इसलिए हम इसको क्या बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे परिभाषा में भौतिक राशियां क्या है, तो सिंपल सी डेफिनेशन है, वे राशियां जिनको मापा एवं तोला जा सके, यानी हमको पढ़नी है फिजिकल क्वांटिटीज, तो वे राशियां जिनको हम माप सकें या तोल सकें उनको एक्चुअली हम क्या कहते हैं, भौतिक राशि। जैसे कि मेरे पास ये पेन है, तो हमने इसके कहा कि इसकी लंबाई नापनी है, तो लंबाई हम नापेंगे, तो एक्चुअली भौतिक राशि का क्या उदाहरण क्या है, लंबाई। तो लंबाई को हम क्या करते हैं, मेजरमेंट मापते हैं लंबाई। जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान, हमको समय बताना है तो हम घड़ी से देखते हैं समय, ताप, आयतन आदि। तो इनकी वे राशियां जिनको मापा एवं तोला जा सके उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं भौतिक राशियां। जैसे हमने पेन की लंबाई नापी, तो लंबाई भौतिक राशि है। कोई कह दे कि इस पेन का द्रव्यमान कितना है, तो हमें तोल के पता लगाएंगे, तो एक्चुअली ये द्रव्यमान भौतिक राशि है। कोई पूछे कितने बजे हैं, तो हम क्या मेजरमेंट कर रहे हैं, समय, तो समय कैसी राशि है, भौतिक राशि है। हमने पूछा कि इस कमरे का तापमान कितना है, तो हम थर्मामीटर से नापेंगे, तो ये तापमान क्या है, भौतिक राशि है। किसी वस्तु में कितना पदार्थ भरा जा सकता है उसका मापन करेंगे, वो क्या है, आयतन। तो ये हमारे पास भौतिक। तो इस हिसाब से भौतिक विज्ञान की अगर हम नेक्स्ट परिभाषा की बात करें तो एक परिभाषा और है, वो ये है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम भौतिक राशियों का क्या करते हैं, अध्ययन, भौतिक राशियों का अध्ययन करते हैं। क्या कहलाती है हमारे पास, वो कहलाती है फिजिक्स, यानी कि भौतिक विज्ञान। एक परिभाषा हमारे पास ही है, ये सी दूसरी परिभाषा है, और हमको एक परिभाषा और लिखनी है जो तीसरी परिभाषा। उससे पहले हम कुछ बेसिक चीजें की बात करेंगे। जैसे सुनो, तो हमको यहाँ पे पढ़नी है, एक वैज्ञानिक का नाम है आइंस्टीन। क्या नाम है, आइंस्टीन। तो आइंस्टीन ने क्या कहा, आइंस्टीन ने कहा प्रत्येक द्रव्य, क्या कहा, प्रत्येक द्रव्य यानी कि पदार्थ, प्रत्येक द्रव्य का संबंध ऊर्जा से होता है। किससे होता है, ऊर्जा से होता है। आइंस्टीन ने हमें बताया कि प्रत्येक ऊर्जा का प्रत्येक द्रव्य या पदार्थ का संबंध किससे होता है, ऊर्जा से। और अगर हम सामान्य सी बात करें, द्रव्य या पदार्थ का मतलब है, द्रव्य और पदार्थ की बात करें तो सामान्यतः द्रव्य या पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। एक होती है ठोस, एक होती है द्रव, और एक होती है गैस। चाहे कोई पदार्थ ठोस अवस्था में हो या द्रव अवस्था में हो या गैस अवस्था में हो, तीनों ही अवस्थाओं में उस पदार्थ का क्या पाया जाएगा, द्रव्यमान। इसका मतलब सीधा सा मतलब ये, आइंस्टीन ये कहने का प्रयास कर रहा था कि प्रत्येक द्रव्य या पदार्थ का संबंध ऊर्जा से है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि प्रत्येक द्रव्यमान का संबंध किससे होना चाहिए, ऊर्जा से। अर्थात आइंस्टीन ने कहा कि अगर हमें किसी पदार्थ का द्रव्यमान पता है तो हम उस पदार्थ से संबंधित क्या ज्ञात कर सकते हैं, ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं, ऊर्जा। तो इस ऊर्जा को ज्ञात करने के लिए आइंस्टीन ने एक संबंध स्थापित दिया जिसे हम द्रव्यमान ऊर्जा संबंध कहते हैं, जिसे हम द्रव्यमान ऊर्जा संबंध कहते हैं। और ये कहलाता है E बराबर कितना, mc², जहां पे E बराबर तो है ऊर्जा, एनर्जी, m बराबर है किसी भी वस्तु या पिंड का द्रव्यमान, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। और अगर तीसरा बात करें C, तो C होता है प्रकाश का वेग, वेलोसिटी ऑफ लाइट। और प्रकाश का वेग होता है बेटा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो आइंस्टीन ने इस बात से बताया कि प्रत्येक
पदार्थ या द्रव्य का संबंध ऊर्जा से होता है, अर्थात अगर हमें किसी कण का द्रव्यमान पता है तो हम उस कण से संबंधित ऊर्जा कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर हमें उस कण की ऊर्जा दे रखी है तो हम उससे क्या कर सकते हैं, उसका द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए क्या संबंध दिया, ई बराबर, कौन सा संबंध दिया, ई बराबर होता है mc स्क्वायर। ई बराबर कौन सा है, mc स्क्वायर, जहां पर ई तो किसी भी कण की ऊर्जा है और m उस पिंड या वस्तु का द्रव्यमान है, और यहां पर जो c है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का क्या है, वेग। जैसे अगर हम एक छोटी सी बात करें, अगर हमको किसी कण का द्रव्यमान दिया गया है, क्या दिया गया है, किसी कण का द्रव्यमान, हमसे कहते हैं कि किसी कण का द्रव्यमान m बराबर 1 kg है, किसी कण का द्रव्यमान m बराबर कितना है, 1 kg, और आपसे पूछ ले कि किसी कण का द्रव्यमान 1 kg, तो उसके समतुल्य एनर्जी यानी कि ऊर्जा कितनी है वो हमको कैलकुलेट करनी है। तो हम किससे ज्ञात करेंगे, ये अपन को दिया है m बराबर कितना है, 1 kg, तो हमको कैलकुलेट करना है, तो हम लिखेंगे द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से। तो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से E बराबर कितना होता है, E बराबर है mc स्क्वायर। तो E बराबर m का मान कितना है, 1, c का मान है 3 गुणा 10 की पावर कितना, 8 का स्क्वायर। तो E बराबर हो जाएगा हमारे पास 1 और 3 का स्क्वायर 9, और घात के ऊपर अगर घात है तो दोनों घातें आपस में क्या हो जाती हैं, गुणा। तो 10 की पावर कितना आएगा, 16 जूल। तो E बराबर हमारे पास आएगा 9 गुणा 10 की पावर 16 जूल। तो इसका मतलब क्या हो गया, यदि किसी कण का द्रव्यमान 1 किलो है तो उस कण से संबंधित जो ऊर्जा है वो कितनी होनी चाहिए, वो हमारे पास होगी E बराबर 9 गुणा 10 की पावर 16 जूल। अच्छा, इसके बाद अगर हम एक क्वेश्चन और करें, एक क्वेश्चन ये है कि यदि किसी कण का द्रव्यमान हमें दिया गया है 1 ग्राम, क्या दिया गया है, 1 ग्राम। तो यदि किसी कण का द्रव्यमान 1 ग्राम है तो उसके समतुल्य हमें क्या कैलकुलेट करनी है, ऊर्जा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो m बराबर है 1 ग्राम, तो सबसे पहले क्वेश्चन को करने के लिए हम ग्राम को किस में चेंज करेंगे, किलोग्राम में। तो कैसे चेंज करना है, हम लिखेंगे हम जानते हैं कि 1 kg बराबर 1000 ग्राम, या तो ऐसे कह सकते हैं, या 1 kg बराबर लिख सकते हैं अपन 10 की पावर 3 ग्राम। तो हमको तो 1 ग्राम को kg में चेंज करना है, तो 1 ग्राम इजिकल टू आएगा 1/10 की पावर 3 kg। जब इस घात को हम ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात -3 kg, ठीक है। अब हमको चाहिए ऊर्जा, तो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से E बराबर कितना, mc स्क्वायर। तो E बराबर m का मान तो है 10 की घात -3 और c का मान है 3 गुणा 10 की घात कितना, 8 का स्क्वायर। आगे अगर इसको हल करें अपन तो ये आएगा E इजिकल टू, अब देखो 10 की घात -3 है और इसको हल करें 3 का स्क्वायर, तो 10 की घात -3, 3 का स्क्वायर 9 गुणा 10 की घात कितनी, 16। तो E बराबर देखो 9 गुणा 10 की घात 16 में से -3 जाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, तो हमारे पास बचेंगी 13 जूल। तो अगर किसी कण का द्रव्यमान 1 ग्राम है तो उसकी ऊर्जा होती है 9 गुणा 10 की पावर 13 जूल। और अगर हमने लिखा था अगर 1 किलो है तो 1 किलो की ऊर्जा होती है 9 गुणा 10 की पावर 16 जूल। तो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से हमको एक बात समझ आ गई, क्या समझ आई, समझ ये आई कि अगर किसी कण का द्रव्यमान ज्यादा है, तो देखो 1 किलो द्रव्यमान ज्यादा है तो उसकी ऊर्जा है 9 गुणा 10 की पावर 16। और अगर किसी कण का द्रव्यमान कम है, जैसे 1 ग्राम कम होता है 1 किलो से, तो उसकी ऊर्जा है 9 गुणा 10 की पावर 13। तो आइंस्टीन ने बताया यदि किसी कण का द्रव्यमान कम है तो उससे संबंधित ऊर्जा भी कम होती है, और अगर किसी कण का द्रव्यमान ज्यादा है तो उससे संबंधित ऊर्जा भी क्या पाई जाती है, हमारे पास ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, अर्थात इससे हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी कण का द्रव्यमान कम है तो उसको एनर्जी कम होगी उससे संबंधित, और ज़्यादा है तो ज़्यादा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी सामान्य से छोटे बच्चे की बात करें तो छोटे बच्चे का द्रव्यमान कम है तो उसके शरीर को
मैनेज करने के लिए एनर्जी कम चाहिए, इसीलिए छोटा बच्चा कम भोजन करता है। लेकिन अगर उसकी तुलना में हम किसी बड़े व्यक्ति की बात करें तो बड़े व्यक्ति का द्रव्यमान ज़्यादा है, तो उसके शरीर को व्यवस्थित या मैनेज करने के लिए एनर्जी का मान ज़्यादा होता है। ये बात किसने बताई? आइंस्टीन ने। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से हमको दो बातें समझ गई। पहली बात तो ये समझ गई कि यदि हमें किसी कण का द्रव्यमान दिया गया है तो हम उस कण से संबंधित ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी बात हमें ये बताई गई, अगर किसी कण का द्रव्यमान कम है तो एनर्जी कम होगी, और यदि किसी कण का द्रव्यमान ज़्यादा है तो उससे संबंधित ऊर्जा भी हमारे पास क्या होगी? ज़्यादा होगी। ये तो सवाल था कि द्रव्यमान दिया गया है तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? एनर्जी। अगर हम इसका विपरीत बात करें कि यदि हमें किसी कण से संबंधित ऊर्जा दी जाए तो क्या हम द्रव्यमान कैलकुलेट कर सकते हैं? जैसे कह दे कि किसी कण से संबंधित ऊर्जा 18 गुणा 10 की पावर 16 जूल है। भाई यदि हमारे पास कोई पिंड है या कण है, उसकी ऊर्जा 18 गुणा 10 की पावर 16 जूल है और हमको इसका द्रव्यमान चाहिए, तो आइंस्टीन ने क्या कहा था कि यदि हमें किसी कण का द्रव्यमान दिया गया है तो हम उसकी ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। अगर ऊर्जा दी गई है तो हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको ऊर्जा दे रखी है E बराबर 18 गुणा 10 की पावर 16 जूल। तो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से E बराबर कितना? mc स्क्वायर। तो हमको चाहिए m, तो m बराबर आएगा E बटे कितना? c स्क्वायर। मान रख दो, तो E का मान है 18 गुणा 10 की घात 16 और C का मान है 3 गुणा 10 की घात कितना? 8 का स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे तो m इज इक्वल टू ये आएगा 18 गुणा 10 की घात कितना? 16 बटे में 9 गुणा 10 की घात कितनी? 16। ये कैंसिल हो गई, 9 दूनी 18, इट मीन्स 2 kg। यानी कि अगर किसी कण की ऊर्जा 18 गुणा 10 की पावर कितनी है? 16, तो उस कण का द्रव्यमान कितना होगा? 2 kg। तो इस हिसाब से भौतिक विज्ञान की आइंस्टीन ने जो तीसरी हमारे पास परिभाषा दी है, एक्चुअली वो परिभाषा क्या है वो अपन को लिखनी है। वो परिभाषा ये सुनो कि आइंस्टीन के अनुसार, किसके अनुसार? आइंस्टीन के अनुसार विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्यमान ऊर्जा में संबंध, द्रव्यमान ऊर्जा में संबंध। आइंस्टीन ने क्या कहा कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम द्रव्यमान ऊर्जा में संबंध, ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों एवं ऊर्जा के रूपांतरण का अध्ययन करते हैं, उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। और इसे भौतिक विज्ञान की आधुनिक परिभाषा भी कहा गया है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि अगर हमें किसी कण का द्रव्यमान दिया गया है तो हम उन द्रव्यमान ऊर्जा, यानी कि द्रव्यमान से हम क्या बना सकते हैं? ऊर्जा। एक इसमें फिर जो ऊर्जा बनी है उस ऊर्जा के कौन कौन से स्वरूप हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं ये ध्वनि ऊर्जा है, अगर पंखा चलता है तो वो यांत्रिक ऊर्जा है। पंखे का द्रव्यमान है, इसीलिए पंखे की सहायता से हम विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल सकते हैं। तो दूसरी है ऊर्जा के रूपांतरण, कि द्रव्यमान की सहायता से हम ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमने विद्युत ऊर्जा हमारे घरों में आती है, हमने बल्ब लगाया तो विद्युत ऊर्जा प्रकाशीय ऊर्जा में चेंज हो गई। किसकी सहायता से? बल्ब के द्रव्यमान की सहायता से। अगर हम बात करें, हम सुबह सुबह खाना खाते हैं तो खाना खाते हैं रासायनिक पदार्थ, तो रासायनिक ऊर्जा को मैं बोल रहा हूँ किस में कन्वर्ट हो रही है? ये हमारे पास चेंज हो रही है कौन सी ऊर्जा में? ध्वनि ऊर्जा में। मैं चल फिर रहा हूँ, किस में चेंज हो रही है? यांत्रिक ऊर्जा में। तो ये हमारे पास भौतिक विज्ञान की कौन सी परिभाषा थी? तीसरी। थैंक यू। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।